Welcome, students, to the Byoma IAS. Here again, I am here again to discuss about essays asked in UPSC mains examination. And what we discussed yesterday, furthermore, I need to discuss so many things with you. Before I start my essay analysis or presentation, I would like to inform you our session, offline session, is going to start from tomorrow on 20th of this month, as we announced earlier. And in that session, we will be entertaining students of history mains and Sanskrit mains, and the paper of first GS and the essay papers. You know, whatever we are discussing since last Wednesday, that's not enough, you know. Whatever we do, whatever we work on online system, this system has a type of privilege, you know, and there is a disadvantages as well, because we are not able to see your writing. We are not able to catalyst you. We are not able to promote. We are not able to find out your mistakes. And in fact, teaching is a mutual thing. When we teach online, the things happen one way. That's not so effective. But yes, of course, this is a teaching aid, of course. The online system is a teaching aid. If you study here, later on, as a supplementary, these online courses can be accepted. But if you think the online can be the full remedy of the problem, it can't be. It's not going to be a full remedy for the problem. आज का जो हमारा विषय है, वो है सावचेत एवं सजग संकल्प व्यक्ति की शांति चित्तता का उद्दीपक है. And this is a translation of this one. And I didn't copy मैंने यूपीएससी की हिंदी भाषा की कॉपी नहीं की है. मैंने इंग्लिश की सजीव अनुवाद करने का प्रयास किया है कि हम इसको ठीक से अनुदित कर सकें. तो वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि ये अनुवाद ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अनुवाद की हमेशा से समस्या रही है. आप किसी एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में यथावत अनुदित नहीं कर सकते, और जो कुछ अनुवाद होता है वो छाया मात्र अनुवाद होता है. उसमें बहुत सारी भावनाएं समाहित नहीं हो पाती हैं. जैसा कि हम जानते हैं, धर्म शब्द का यदि हम अनुवाद करते हैं तो उसका अनुवाद रिलीजन करना निहायत व्यर्थतापूर्णकारी होगा, क्योंकि धर्म रिलीजन एक सेंस में है, एक छोटे से अंश में है. धर्म का अर्थ केवल रिलीजन हो ही नहीं सकता. यही कारण था कि जब सर्वप्रथम सेक्युलर शब्द का अनुवाद किया गया धर्मनिरपेक्ष, तो बतंकड़ हुआ, खूब सारी बातें आईं. प्रबुद्ध जनों ने लोकसभा को, सरकार को और राष्ट्रपति को शिकायतें की. प्रबुद्ध जनों को लगा कि ये तो अनर्थ हो गया, क्योंकि कोई देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है. क्योंकि धर्म का जो अर्थ है वो बहुत ही प्यारा अर्थ है, बहुत ही व्यापक अर्थ है हमारी भारतीय संस्कृति में. और आप देखेंगे हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं उसमें
जो कर्तव्य है, जो नैतिकता है, जो अच्छाई है, जो वैश्विक मूल्य हैं, उसको हमारे धर्म कहा गया है। तो बताइए वैश्विक मूल्य क्या हैं? दयालुता, दाक्षिण्य, परोपकारिता, सत्यवादिता, उत्कृष्टता, सत्य के प्रति लगातार अन्वेषण का भाव, ये सब सत्य, ये सब धर्म की परिभाषा है। आपको आश्चर्य होगा, ये सब धर्म की परिभाषा मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। ऐसी स्थिति में पता नहीं कैसे नादानी कर दी संविधान के ज्ञाताओं ने और संविधान का अनुवादकर्ताओं ने, और अनुवाद क्या किया? सेकुलर शब्द का अनुवाद किया, धर्मनिरपेक्ष। वो होना ही था, फिर इसका विरोध हुआ, और अब धर्मनिरपेक्ष को हटा के सेकुलर का पंथ निरपेक्ष अनुवाद से काम चलाया जा रहा है। इसीलिए अनुवाद बहुत भारी समस्या हुआ करती है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप यदि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको हिंदी तो अच्छी आनी ही चाहिए यदि आप हिंदी माध्यम के हैं, और अंग्रेजी भी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे, आप चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे बंगाली मीडियम के हों, चाहे भोजपुरी मीडियम के हों, कोई मतलब नहीं रखता है। आपको अंग्रेजी ठीक ठाक आनी ही चाहिए, क्योंकि बिना अंग्रेजी जाने आप जो इसका यथार्थ अनुवाद है वो समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, माइंडफुल जो वर्ड है, माइंडफुल जो शब्द है, माइंडफुल जो शब्द है, ये सावचेत एवं सजग, माइंडफुल शब्द अपने आप में सावजग, सचेत, सावधान, इन शब्दों के अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। और हो सकता है जो हिंदी अनुवाद यूपीएससी ने किया है वो आपके समझ में नहीं आए। आप जानते ही हो कि यूपीएससी का उद्घोष है, उनका एक मान्य सिद्धांत है कि यदि अनुवाद में और अंग्रेजी में कोई विषम वाद होता है, यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई भ्रांति उत्पन्न होती है, तो अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें भाषा को आत्मसात करने के लिए भाषा बहुत अच्छी आनी चाहिए, और हिंदी भी, इंग्लिश भी। जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उन्हें भी हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें इन सब चीज़ों से वास्ता होगा। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को तो अंग्रेजी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी देश की स्थिति ऐसी है कि प्रामाणिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को लिया जा रहा है। भाषाएं बहुत एक विशिष्ट प्रकार की कला होती है, एक विज्ञान होता है, एक ऐसी अनुभूति देती है भाषा जिसके बारे में बहुत ही अल्प शब्दों में कह पाना बहुत ही कठिन कार्य है। क्योंकि भाषा आते ही, खास करके अंग्रेजी आते ही, आपको विश्व की ऐसी खिड़की मिल जाती है जिससे आप तमाम साहित्य को, चीज़ को, समाचार को देख के उसके अंतस्थल का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आजकल एक प्रवृत्ति चली हुई है कि भाषा जो है हिंदी सरल होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं कि अंग्रेजी भी सरल होनी चाहिए? ऐसा क्यों नहीं कि उर्दू भी सरल होनी चाहिए? हिंदी को क्यों सरल होनी चाहिए? गरीब की लुगाई सबकी भौजाई की स्थिति उन्होंने हिंदी के बारे में कर रखा है। आपको यदि यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है तो आपको निश्चित रूप से सामान्य हिंदी में, गली कूचे की हिंदी में और पढ़े लिखे की हिंदी में फ़र्क करना न केवल आना चाहिए, बल्कि पढ़े लिखों की इंग्लिश हिंदी भी आपको आनी ही चाहिए। आप गली कूचे की भाषा बोल के उसमें आप सारे मसाले डाल के बम्बैया हिंदी बोल के आप चाहेंगे कि आप यूपीएससी पास कर लें, तो एक ख्वाब ही रहेगा। इसलिए हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि वो यूपीएससी को दोष देना बंद करें। वे भारत के पर्यावरण को, भारत के वातावरण को, भारत की मानसिकता को कुछ कहना बंद कर दें, और औरों को कुछ कहने की बजाय आप खुद को आज के बाद कोसना शुरू करें कि आप उस हिंदी को क्यों नहीं जानते, आप उस भाषा को क्यों नहीं जानते जो आपकी राजभाषा है, जिसमें आपको
निबंध लिखना है, जो भाषा पब्लिक सर्विस कमीशन के विशेषज्ञ पसंद करते हैं, जो भाषा संविधान में 351 अनुच्छेद के तहत परिनिष्ठित और परिशुद्धता की एक तरह से प्रत्याभूति करते हैं, वो भाषा क्यों नहीं आनी चाहिए आपको? आप क्यों गली कुची की भाषा में निबंध लिखेंगे? आप क्यों गली कुची की भाषा में हिंदी में लेखन करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो बस ये रोना रोता रहेगा विद्यार्थी, और परिणाम वही रहेगा कि पूरे 1000 में से 10% से भी कम बच्चे हर वर्ष सेलेक्ट होते रहेंगे। तो राजभाषा में सिलेक्शन कम क्यों है? क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती। और ये मैं यूं ही भावावेश में आके नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस चीज़ का बढ़िया से परीक्षण किया है। मैंने हिंदी लिखने वाले बच्चों की कॉपियाँ देखी है। मैंने सबसे बड़ी बात तो हिंदी पढ़ाने वाले की बातें देखी हैं, जिन्हें अच्छी हिंदी से परहेज है, जिन्हें बोलचाल की हिंदी, क्योंकि उन्हें उनके व्यावसायिकता में बोलचाल की हिंदी सूट करती है, बोलचाल की हिंदी उन्हें अनुकूल लगती है। और जो बहुत सारे बच्चों का हुजूम है, वो बच्चे, उन बच्चों को अच्छा लगता है। तो ये व्यावसायिकता का सिद्धांत है कि जो अच्छा लगे, जो ठकुर सुहाती जो लगे, उसी भाषा में बात करना। होना ही चाहिए था कि जो हिंदी भाषा के प्रतिनिधि व्याख्याता हैं, जो हिंदी भाषा के प्रतिनिधि विद्वान हैं, उनको चाहिए ये था कि बच्चों को कान पकड़ के ये बताएं कि देखो भाई, तुम्हें गली की भाषा नहीं लिखनी है, उत्कृष्ट भाषा लिखनी है, क्योंकि आप विश्व की सर्वाधिक कठिनतम परीक्षाओं में से एक यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो देने जा रहे हैं। इसलिए आपकी भाषा निष्ठित, परिनिष्ठित और शुद्ध होनी ही चाहिए, जैसा कि आपका अनुच्छेद 351 आपको निर्देश देता है। इसलिए आप मुगालते में न रहें, आप शुद्ध हिंदी, बढ़िया हिंदी सीखें, जानें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इस उद्बोधन के बाद निबंध का एक हम दूसरा, यानी ये सेक्शन ए के ही निबंध हैं, सेक्शन ए से ही हमने निबंध लिया है। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रंक्विल सेल्फ। असल में ये जो माइंडफुल मैनिफेस्टो है, ये प्रबुद्ध व्यक्ति ने जिन्होंने पेपर बनाया है, वो किसी अमेरिकन लेखक की बहुत शानदार पुस्तक रही है, उसका हेडिंग है ये, और कोई नई बात नहीं है, ये हेडिंग है। वहाँ से लेके इन्होंने निबंध को प्रस्तुत किया है। तो यदि आप, चूँकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हम हिंदी में चीज़ों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक सूचना और मैं देना चाहूँगा आपको, जैसा कि मैंने अंग्रेजी में कहा, हिंदी में, कि हमारी जो साक्षात कक्षा है वो 20 तारीख से, यानी कल से आरंभ होने जा रही है, जैसा हम लोगों ने पहले उद्घोषणा की थी। उसमें हम लोग एक बार प्री की जो परीक्षाएं हैं 2021 वाली, उसकी तैयारी के साथ साथ हम फिलहाल 4 मेंस की चीज़ें भी लेके चलेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शनल है, एक संस्कृत ऑप्शनल है और एक इतिहास हमारा ऑप्शनल है, एक जीएस का फर्स्ट पेपर है और जीएस का यानी निबंध का पेपर है। ये 4 चीज़ों को लेके हम लोग चलने जा रहे हैं, और प्री का जो हमारा है वो चलता रहेगा। इतिहास के जो यहाँ हमारे यहाँ व्याख्याता हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो विद्वान हैं, वो ऐसे वैसे विद्वान नहीं, आधिकारिक विद्वान हैं। आधिकारिक जिसे कहते हैं, जिन्होंने खुद को इतिहास में ढाला है, जाना है, और इतिहास न केवल जाना है, ढाना है, बल्कि उन्होंने यूपीएससी की परीक्षाएं को सालों से देखा है, समझा है, पर इस पहले से करीब 15-16 साल से पढ़ा भी रहे हैं। तो इतिहास एक खास स्वाद के साथ पूछा जाता है वहाँ पे। इंग्लिश में कहें तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारे प्रश्न इतिहास के पूछे जाते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक संपूर्णता के साथ इतिहास लिखने की जो कला है, जो जानने की कला है, वो कला यदि आपको सीखनी है, जाननी है, जिससे कि सिलेक्शन होता है, तो निश्चित रूप से आपको इतिहास की कक्षा श्री आर पी रंजीत सर से आपको लेनी चाहिए, जाननी चाहिए,
जिसकी शुरुआत हम लोग कल से करने जा रहे हैं। और संस्कृत के विषय में सूचना मिली गई है, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी देंगे। और इसके बाद आपसे हमारा यही कथन है कि निबंध के बारे में जब तक आपकी, यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको व्योमा आईएएस का विकल्प कहीं मिल ही नहीं सकता, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं। क्योंकि जो कुछ भी सिलेक्शन का आधार है वो भाषा है, आपकी परिनिष्ठित भाषा, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जानी हुई बात, शुद्धता के साथ प्रस्तुति, ये सबसे पहली पहचान है आपकी, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है। और न केवल हिंदी माध्यम के छात्र बल्कि अंग्रेजी माध्यम के भी विद्यार्थी, देखिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी यदि हमारा कंसेप्ट ले पाते हैं, मैं अभी कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ जो बात लेने जा रहे हैं, यदि इसको सरल शब्दों में आप इंग्लिश में लिख देते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है, भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है। लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चों में न केवल भाषा की अशुद्धि होती है, कंटेंट भी अशुद्ध होता है, लिखने का ढंग गलत होता है, सामंजस्य नहीं होता, थॉट प्रोसेस नहीं होता, जिसके कारण हमारे निबंध, हमारा प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र, चतुर्थ पत्र, सबका सत्यानाश हो जाता है। और हम सोचते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया, हमने तो खूब पढ़ाई कर ली। अरे भाई, पढ़ाई आपने की तो आपने केवल सामग्री इकट्ठी की, सामग्री को का संधारण करना, सामग्री को ठीक से प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक पृथक प्रकार की कला है। उस कला में पारंगत होने के लिए भाषा में पारंगत होना होगा, भाषा उत्कृष्ट कोटि की लिखनी होगी, जिस भाषा के वो लोग अभ्यस्त हैं। आपको भी उसी प्रकार की भाषा में अभ्यस्त होना होगा। तो आपका आमंत्रण है कि आप कल से हमारी कक्षा के विषय में जानकारी ले सकते हैं। मैं फिर से आता हूं अपने निबंध पे, माइंडफुल मैनिफेस्टो ए द कैटलिस्ट टू अ ट्रंक्विल सेल्फ। सावचेतन सजग संकल्प व्यक्ति की शांति चित्तता का उद्दीपक है। इसकी भूमिका लेंगे कि वास्तव में इस चराचर जगत में जो भी दृश्यमान है उसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति से है। विश्व की जो इकाई है वो कण है, विश्व की जो इकाई है वो अणु है। और जैसा कि न्याय दर्शन कहता है, जैसा कि आपका आधुनिक भौतिकवादी कहते हैं, विश्व का जो मूल आधार है वो कण है। और उस कण से ही द्वैणुक का निर्माण होता है, द्वैणुक से त्रैणुक का निर्माण होता है, त्रैणुक से चतुर अणु युक्त वस्तुओं का निर्माण होता है। इस तरह से फिर कोशिका बनती है, कोशिका के बाद फिर दूसरे बड़े अवयव बनते जाते हैं, अंग बनता है, अंग के बाद फिर पूरा शरीर बनता है, और फिर वो संसार का निर्माण ऐसे बहुत सारे शरीरों से किया जाता है। तो जब हम स्वयं को समझ लेते हैं, और हमारे यहाँ कहा भी गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, यदि आप एक कण को लेते हैं, उस कण में आप पाएंगे कि उसमें अपने आप में तमाम भौतिक गुण हैं। उसमें न्यूट्रॉन है, उसमें प्रोटॉन है, उसमें गुरुत्व बल है, उसमें खास प्रकार का अणुओं का विन्यास है। जो स्थिति यहाँ पर है वह स्थिति ब्रह्मांड में है। इसलिए हमारे दार्शनिकों ने हमेशा से स्वयं को साधने की बात की है। हम यदि स्वयं को साध लें तो आगे की सारी साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और स्वयं को साधने वाली बात इसलिए मुश्किल होती है, इसलिए कठिन होती है, क्योंकि बाहर का इतना ज़्यादा आकर्षण है कि हम उस आकर्षण से आकृष्ट हो जाते हैं और अपने स्वत्व को, अपने वैशिष्ट्य को हम पहचान नहीं पाते। तो इस भूमिका के साथ फिर परिच्छेद बदल के हम ये लिखेंगे, वास्तव में ये जो प्रसंग उपस्थापित किया गया है वो नितांत प्रासंगिक इसलिए है
क्योंकि यदि व्यक्ति शांत चित्त है, यदि व्यक्ति स्वयं में दृढ़ है, तो निश्चित रूप से वह शांति की, आनंद की जो परंपरा है उसका आरंभन कर सकता है, उसकी शुरुआत कर सकता है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जैन दर्शन का और भारतीय दर्शन के संस्कृत में बहुत सारी कहावतें हैं। उसके अंतर्गत कहा गया है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। मुझे तो ऐसा लगता है ये उपनिषद वचन जो है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। आपको ये कोटेशंस, मुझे सूचना मिली थी कि जो मैं कोटेशंस बोलता हूँ वो यदि लिख दें तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा, तो उसी की अनुपालना करते हुए मैं एक उपनिषद वचन का लेखन कर रहा हूँ। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञानान्न मुक्ति ही। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति का अर्थ है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। आजकल तो धन के बिना मुक्ति नहीं, या पत्नी के बिना मुक्ति नहीं, या सांसारिक सुख के बिना मुक्ति नहीं। जो बात की जाती है वास्तव में सारी एकांगी बातें हैं। सच तो ये है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। यदि हम ज्ञान संपन्न हो जाते हैं तो हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और न केवल ये कथन बल्कि हमारे जो दर्शन है वो भी इसी ओर संकेत करते हैं। और ये जो हमारा निबंध का विषय है कि सावचेत एवं सजग संकल्प व्यक्ति की शांत चित्तता का उद्दीपक है, वास्तव में जब हम सावचेत सजग होते हैं तब हम शांत चित्त होते हैं। ये दूसरा परिच्छेद था, अनुच्छेद था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद में आप ये लिख सकते हैं बात बदल के कि वास्तव में ये जो सावचेत एवं सजग संकल्प की बात है, इसको राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए, आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए, तो विश्व की सारी सरकारें पहले योजना बनाती हैं और बहुत ही सावधानी से वो सावचेत होकर, सजग होकर संकल्प लेती हैं। उनके बहुत बड़े बड़े जानकार जो विषय विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं या पर्यावरण शास्त्री हैं या फिर जो नीति निर्माता हैं, प्रशासक हैं, वो सब के सब बैठ के सावचेत एवं सजग होके माइंडफुल मैनिफेस्टो, उनका जो चिंतन होता है, भारत सरकार या कोई राज्य सरकार जब कोई बात चिंतन करती है तो वो चिंतन कैसा होता है? वो चिंतन माइंडफुल मैनिफेस्टो होता है। वो चिंतन सावचेत एवं सजग संकल्प होता है। और उस संकल्प लेने के बाद वो 5 वर्ष की योजना बनाती है कि हाँ, हमारा इस वर्ष का ये बजट होगा, इस बजट से इतना सामाजिक क्षेत्र में हम व्यय करेंगे, इतना हम अवसंरचनात्मक क्षेत्र में व्यय करेंगे, इतना हम वैदेशिक व्यापार में व्यय करेंगे। और ये सारा जो चिंतन चल रहा होता है, ये क्या है? ये सावचेत एवं सजग संकल्प है सरकार का। और फिर इसके बाद जो सरकार रूपी व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, जो सरकार रूपी व्यक्ति है, वो व्यक्ति यानी सरकार निश्चिंत होके विकास दर को प्राप्त करती है। ये मैंने राजनीतिक क्षेत्र में इसको हमने जोड़ा। तो देखिए, निबंध का मतलब है प्रत्युत्पन्न मतिता। ये शब्द आपको नोट कर लेना चाहिए, बहुत काम का शब्द है। प्रत्युत्पन्न मतिता। जब आप प्रत्युत्पन्न मति होते हैं, ऐसे ही प्रत्युत्पन्न मतियों की यूपीएससी में आवश्यकता है। रटने वालों की आवश्यकता नहीं है, अच्छी भाषा बोलने वाले, जानने वाले और तमाम चीज़ों को लेके समायोजित करके लिखने वाले की आवश्यकता है। तो प्रत्युत्पन्न मतिता जब तक आप में नहीं होगी। अब ये बात कहाँ की थी? बात तो है सावचेत एवं सजग संकल्प व्यक्ति की शांति चित्तता का उद्दीपक है। बात ये है, और हम इसको बहुत ही सहजता से राजनीति से जोड़ रहे हैं। भारत की जो
अर्थनीति है उससे जोड़ रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि भारत सरकार जो निर्णय करती, या वैश्विक सरकारें, या अमेरिका की सरकार, या रशिया की सरकार, या संयुक्त राष्ट्र संघ, या एक परिवार का खर्चा, परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में जब चार बैठ के सजग एवं सावचेत होकर के संकल्प लेते हैं कि हमें अपने परिवार के इस क्षेत्र में पारिवारिक मामले में, विवाह के मामले में, पढ़ाई के मामले में, खर्चे के मामले में, यात्रा के मामले में हम पहले निर्णय लेते हैं। ध्यान दीजिए, सावचेत सजग संकल्प लेते हैं। इसके बाद परिवार आराम से वर्षों वर्षों तक सावधानी से चलता रहता है। एक हमने राजनीति का लिया, दूसरा अर्थ क्षेत्र का भी लिया उसी में, और फिर हमने परिवार का लिया। ऐसे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातों में ले सकते हैं। आप जो पुलिस महकमा है, जो प्रशासन है, जिसके ऊपर क्षेत्र विशेष की शांति व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, ऐसे क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप ठीक से स्थानीय लोगों के साथ मिल बैठ के जब, या फिर प्रशासन से बात करके, लोगों की आवश्यकता के अनुसार बात करके, आप गोपनीय सूचना प्राप्त करके और सचेत और सावचेत होकर संकल्प लेते हैं। इसके बाद आपकी जो संस्था है, व्यक्ति से मतलब है आपका पुलिस विभाग, आपका प्रशासन, क्या होता है, वो उद्दीपन प्राप्त करता है, वो प्रेरणा प्राप्त करता है और आराम से उसका प्रशासन चलता है। यही कारण है कि प्रशासकों को इसलिए चुना जाता है, ऐसे प्रशासकों को चुना जा रहा है जो सावचेत सजग होकर संकल्प ले सकें, और ये सावचेत और सजग जो संकल्प है ये उनके कृत्य को प्रेरित करते रहें, उनके कृत्य को उद्दीपन देते रहें, उनके कृत्य को बढ़ाते रहें। इस प्रकार प्रशासन का क्षेत्र भी इससे वंचित नहीं रह सकता। हमारे इस निबंध में उन चीज़ों को भी ले सकते हैं। इसी प्रकार आप विश्व में, समाज में जितने भी कार्यकरण की इकाइयां हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, सामाजिक क्षेत्र की हो, या युद्ध क्षेत्र की हो, या फिर प्रशासन की हो, या परिवार की हो, सब जगह हम परिवार को व्यक्ति बना सकते हैं। हम सरकार को व्यक्ति मान के, हम सेना के बारे में बात करते हैं, हमारी जो सेना है वो सेना एक व्यक्ति मान लीजिए, और व्यक्ति मान के फिर सेना यदि सावचेत होके, सजग होके कोई संकल्प लेती है कि हमें अपने आतताइयों के साथ, हमें अपने विरोधियों के साथ, हमें अपने प्रतिवेशियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसके बारे में पूरा संश्लेषण विश्लेषण किया जाए। हमारी कितनी क्षमता है उस पर विचार विमर्श हो, हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र चाहिए, किस तरह के हमें वायुयान चाहिए, किस प्रकार के हमें युद्धक विमान चाहिए, इन सब की विमर्श कर बातें करके कैसी हमारी युद्ध स्थल में युद्ध किया जाना है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, इन सब पे हम विचार कर ले। सावचेत एवं सजग संकल्प ये कर लिया। किसने किया? सेना नामक व्यक्ति ने किया, उसने कर लिया। अब जब वो हो जाता है तब ये चीजें उसको शांति चित्त रहने में, अर्थात उसे आगे बढ़ने में, उसे विजयी होने में उद्दीपन का काम करते हैं। एक हम धार्मिक और दूसरे उदाहरण के रूप में इसको लेंगे। मुझे लगता है 1000 शब्द होने वाले हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐतिहासिक लेते हैं हम, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनका ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन वो मन से यदि शांत नहीं हैं तो तमाम करोड़ों और अरब की जो संपदा है, जो सुख सुविधाएं हैं, उसे वो मानसिक शांति नहीं दे पाते। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि वो सावचेत सजग होकर के तमाम जो हमारी बाहरी आवश्यकताएं हैं उसकी उपेक्षा करके
जब वो कोई विशिष्ट प्रकार का संकल्प लेता है, जिस संकल्प में व्यापकता होती है, तब वो व्यक्ति शांत चित्तता को, आंतरिक आनंद को उद्दीपन दे रहा होता है। आंतरिक आनंद को, अंतः जो शांति है, अंतः शांति, आंतरिक आनंद, उससे वो संबलित और ऊर्जस्वित हो रहा होता है। आपको क्या लगता है, भगवान बुद्ध ने कभी न कभी सावचेत एवं सजग होकर संकल्प लिया था, और संकल्प लेने के बाद वे 80 वर्षों तक जिए, और उनकी जो शांत चित्तता का जो मुख्य कारण था वो क्या था? सावचेत एवं सजग संकल्प था। क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था पत्नी त्याग का, उन्होंने संकल्प किया था राजत त्याग का, उन्होंने संकल्प लिया था सुख समृद्धियों को त्याग का। वो क्या था? वो सावचेत एवं सजग संकल्प था। उस सजग संकल्प के बाद उन्हें शांत चित्तता में उनकी जो आंतरिक अनुभूति, जो शांति थी, उस शांति को लगातार ये सजगता और संकल्प जो थे, ये सावचेत होकर सजग संकल्प जो लिया था, ये संकल्प हमेशा उनकी शांत चित्तता को उद्दीपन देता रहा, प्रेरणा देता रहा, और आजीवन वो शांत और सुबुद्ध और बुद्ध बने रहे। तो हमने देखा इस निबंध को कैसे आप आर्थिक क्षेत्र से, व्यक्ति के जीवन से जोड़ के देख सकते हैं और इन बातों को लिख सकते हैं। और अंत में आप कह सकते हैं कि वास्तव में, जिसे हम उपसंहरण कहेंगे, उपसंहार कहते हैं, कि वास्तव में ये जो कथन है, इस कथन में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की व्यंजना शब्द शक्ति निहित है। और इसमें न केवल व्यंजना शब्द शक्ति है, अपितु इसमें मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, इसमें प्रबंधन का सिद्धांत, इसमें ऐतिहासिकता तथा दूरदर्शिता का जो एक सारभूत कथन है, उसका ये निचोड़ है, और उस निचोड़ के तहत ही ये बात कही गई है। और इसका यदि अनुपालना की जाए, और हर प्रबुद्ध व्यक्ति, हर प्रबुद्ध संस्था, हर दूरदर्शी संस्थाएं इसका आचरण भी कर रही है, और यदि इसका आचरण किया जाए तो हमारी जो सफलता का अनुपात है वो बढ़ जाता है। यदि हम संकल्पित होके, ये इस तरह की बात हम निबंध के रूप में लिखेंगे। मैं थोड़ा सा निबंध के समापन के बाद, चूंकि उपसंहार कर चुका हूं मैं, निबंध के समापन के बाद हम यदि औपचारिक बात करें आपको समझाने के लिए इसका, क्योंकि जब तक आप इसे समझते नहीं हैं तब तक विचार आते नहीं हैं। मैंने कोशिश की आप इसे समझ सकें, तो ये हमारा उद्देश्य था कि चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे लिखना है। कई बार जब हम निबंध को देखते हैं तो विचार ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके अंदर जो सूचनाओं का भंडार है, उसकी चाबी आप खो चुके होते हैं। आपके पास सूचनाओं का भंडार है, आपके पास विचारों का खूब सारा समुच्चय है। आवश्यकता यह है कि उस समुच्चय को बाहर आने के लिए खोला जाए, और वो खोलने का काम भाषा करती है, वो खोलने का काम आपका अध्ययन करता है, वो खोलने का काम आपका अभ्यास करता है। जब तक भाषा अच्छी नहीं होगी, अभ्यास अच्छा नहीं होगा, लगातार चिंतन नहीं होगा, तब तक आपके जो खजाने हैं ना, वो सब यूं ही पड़ा पड़ा व्यर्थ में बहता रहेगा, जाता रहेगा। इसलिए भाषाई कौशल लाइए और उसको सीखिए। मैं इसको अनौपचारिक रूप में ऐसे कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी है, जो प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफल होना चाहता है, उसे भी सावचेत एवं सजग संकल्प लेना पड़ेगा। सावचेत और सजग संकल्प क्या है? क्या है माइंडफुल मैनिफेस्टो? माइंडफुल मैनिफेस्टो ये है कि आप इसके लिए 2-3 साल तक निकालें, आप इसके लिए पैसे की व्यवस्था करें, आप इसके लिए एक बहुत ही सफल आचार्य के शरण में जाएं, और आप इसके लिए लगातार परिश्रम करें, और अपनी परिश्रम को आचार्य श्री के चरणों में बैठ के उसे दिखाएं। ये सब यदि संकल्प हो जाता है, सावचेत सजग संकल्प हो जाता है, तब आप पाएंगे कि आपका संकल्प जो है ना, अब आपको शांति चित्तता की ओर धकेल रहा होगा। आप शांति चित्तता की ओर बढ़ रहे होंगे, और न केवल बढ़ रहे होंगे बल्कि आप
अपने प्रयास में सफल भी हो रहे होंगे। तो इस प्रकार हमने इस चीज़ को, क्योंकि यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं, तो यूपीएससी की परीक्षा को हमने व्यक्तिगत चीज़ों से नहीं जोड़ा और जोड़ना भी नहीं चाहिए। आपके जो व्यक्तिगत सुख दुख हैं उसकी चर्चा निबंधों में नहीं होनी चाहिए। आपको हर बार निबंध में ऐसे रूपक लेने हैं, ऐसे उदाहरण लेने हैं जो व्यापक महत्व का हो, जो वैश्विक हो और जो सार्वकालिक हो, जिसे हर तरह से माना जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि सावचेत एवं सजग संकल्प व्यक्ति की शांति चित्तता का उद्दीपक है, या फिर माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रंक्विल सेल्फ की जो हमने व्याख्या की है, ये माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश वाला विद्यार्थी भी यदि मेरी इन बातों को ग्रहण करके निबंध लिखे तो बहुत विशिष्ट प्रकार का निबंध इसे माना जा सकता है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप हमारे निबंध को जो हमने सुनाया है आपको, अपने से पहले बहुत सारे निबंध की व्याख्या सुनी होगी वरिष्ठ जनों से, श्रेष्ठ लोगों से। आप उन व्याख्याओं को, उन निबंधों को मेरी इस हिंदी भाषा में दी गई प्रस्तुति से तुलना करें, आपको लगेगा कि जीवंतता किसमें है, आपको लग जाएगा कि भाषा की विशिष्टता किसमें है। मैं हिंदी वालों को विशेष रूप से संबोधित करना चाहता हूँ कि आप केवल अपनी भाषा सुधारने के लिए भी आप हमारे इस प्रसारण को देख सकते हैं। तो बार बार सुनते रहने से, क्योंकि आपको यदि हिंदी अच्छी करनी है तो आपको अपनी भाषा सुधारना ही होगा। यदि आप अपनी भाषा नहीं सुधारते हैं तो आप उत्कृष्ट कोटि की जो अपेक्षा है उस पर नहीं जा सकते। तो अपनी भाषा सुधारने के लिए भी आप हमारी बातों को सुन सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि आप हमारे द्वारा जो निर्देशित और व्याख्यायित जो चीज़ें हैं उसको ठीक से समझें, करें, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी भाषा सुधारने के लिए भी हमारे इस कार्यक्रम को सावधान होकर देख सकते हैं, क्योंकि भाषा का जो टोन है, भाषा का जो आरोह अवरोह है और शब्दों का जिस तरह से प्रयोग है, उसका भी बहुत ज़्यादा आपकी प्रस्तुति पर प्रभाव पड़ता है। साक्षात्कार वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैं अपनी इस प्रस्तुति को यहाँ विरमित करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं इससे विराम दूँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति निर्णय ले लेता है, ऐसी कुछ विशेष बात है, जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो सारी स्थितियाँ उसके अनुकूल होती चली जाती है। मैं फिलहाल इतना निर्णय लेकिन कह रहा हूँ आपको कि आप बढ़िया हिंदी के लिए निर्णय ले लीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी भाषा, बोली, लेखन धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा और आप उस आचार्य के, उस प्रोफेसर के जो उसकी मांग है, जो उसकी अपेक्षा है, उसके निकट पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना अधिक महत्व देने के लिए, हमें सुनने के लिए। मैं कल फिर से, मुझे लगता है अब सेक्शन बी वाले निबंध को लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। इसके बाद मैं कोई दूसरी सूचना आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।